तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं बस अब मरने की कगार पर खड़ा हूं। अपने कमरे में बैठे प्रशांत ने होरी से कहा, मैं तुम्हें फिर से जवान और शक्तिशाली बना सकता हूं। बस तुम्हें मेरे लिए एक बलि देनी होगी। होरी ने कहा, क्या वाकई में ये मुमकिन है, या तुम मुझे सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हो? प्रशांत ने पूछा। तुम मेरे लिए सिर्फ एक नौकर हो। मैं यहाँ तुम्हें बहलाने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहते हुए होरी ने अपनी भयानक हंसी से पूरे कमरे को भर दिया। इस पूरे फसाद की जड़ वो कमीनी अनामिका है। उसकी ही वजह से ये सारा कारनामा हुआ है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको किसी भी तरह से ढूंढकर तुम्हारे लिए उसकी बलि दूंगा। प्रशांत ने दृढ़ता से बोला। होरी ने प्रशांत की बात सुनी और दरवाजे की दरार से गायब हो गया। प्रशांत को जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो, वैसे उसने ठान लिया कि दूसरे दिन सुबह ही वो अनामिका को ढूंढने का कार्यक्रम शुरू कर देगा। अगली सुबह प्रशांत नहा धोकर तैयार हो गया। भले ही मैं दिखने में बूढ़ा क्यों ना हूं, कपड़े एक नौजवान की तरह ही पहनूंगा, प्रशांत ने अपने आप से कहा। दरअसल उसने जो नंबर विजय को दिया था, उसके बारे में विजय ने पता लगाया था। विजय ने उसी सुबह प्रशांत को कहा था कि अनामिका किसी कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी में बहुत बड़े और रईस लोग आते हैं। विजय ने उस कंपनी का एड्रेस भी प्रशांत को दिया था। तैयार होने के बाद प्रशांत की नजर उन रुपयों पर पड़ी जो कियारा ने उसे दिए थे। इनमें से 50,000 लेकर जाता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। कहते हुए प्रशांत ने पैसे उठाए और शहर की तरफ गाड़ी चलाता हुआ चला गया। बनारस के सिगरा इलाके के सिटी सेंटर मॉल पहुंचकर प्रशांत एक कैफे में बैठ गया और सामने वाली बिल्डिंग को देखकर सोचने लगा। इस सामने वाली कंपनी में अनामिका काम करती थी। विजय ने बताया था कि उसकी कोई दोस्त थी जिसका नाम सुनैना था। इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है तो जरूर कोई महंगा गिफ्ट उसको पसंद आएगा। प्रशांत ने सोचा, एक काम करता हूं, इस मॉल से मैं मेकअप और लिपस्टिक लेकर सुनैना को गिफ्ट करता हूं। महंगा गिफ्ट देखकर सुनैना जरूर झांसे में आ जाएगी। प्रशांत ने मन ही मन प्लान बनाया। फिर वो सुनैना के ऑफिस खत्म होने का इंतजार करने लगा। शाम 6 बजे प्रशांत कैफे से उठा और सुनैना से मिलने सामने वाले ऑफिस में चला गया। कंपनी में पहुंचते ही प्रशांत ने रिसेप्शन पर सुनैना के बारे में पूछा। सुनैना का ऑफिस पता करके प्रशांत वहां जाने लगा। उस वक्त सुनैना के ऑफिस में बहुत सारे लोग थे। प्रशांत की नजर सुनैना पर पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। सुनैना की भी नजर प्रशांत पर पड़ी। शक्ल से देखकर तो कोई एक्सपीरियंस मैनेजर लग रहा है, सुनैना ने मन ही मन सोचा। सुनैना ने प्रशांत के पास आकर उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। प्रशांत ने मेकअप और लिपस्टिक का गिफ्ट दिखाते हुए सुनैना को बोला, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। अब सामने वाले मॉल में एक बेहतरीन कैफे है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत के हाथ में गिफ्ट बैग देखकर सुनैना का मन ललचाने लगा था। लगता है ये मुझे अपनी कंपनी में मॉडल की तरह लेना चाहता है, सुनैना ने मन ही मन सोचा। हाँ क्यों नहीं, मेरे ऑफिस का काम खत्म हो गया है, चलो हम दोनों ही साथ में कैफे में चलते हैं। सुनैना ने अपना पर्स उठाया और प्रशांत के साथ चली गई। कैफे में पहुंचते ही प्रशांत ने वो गिफ्ट बैग सुनैना को दिया। तुम्हारे जैसी हसीन लड़की को ये मेकअप और लिपस्टिक जरूर पसंद आएंगे, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर सुनैना बोली, वैसे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो बहुत महंगा होगा। और ये कहते हुए सुनैना ने बैग को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी प्रशांत ने वो बैग अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मगर
इससे पहले मुझे एक जरूरी जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? अब सुनैना के हाव भाव बदल गए। इस कंपनी में तुम्हारी एक दोस्त थी, उसका नाम था अनामिका। प्रशांत ने अपने फोन पर अनामिका की फोटो दिखाते हुए कहा, क्या तुम इसको जानती हो? मुझे इसके बारे में तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। प्रशांत के फोन पर अनामिका की तस्वीर देखते ही सुनैना के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि सुनैना डर से कांप रही थी। सुनैना ने अपना पर्स उठाया और कहा, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहते हुए सुनैना कैफे से बाहर जाने लगी। अरे रुको रुको! प्रशांत भागता हुआ सुनैना के पीछे आया। मेरी बात तो सुनो। दरअसल मैं शहर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर हूं। मेरे लिए अनामिका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से ना जाने कितने मासूमों का खून हो रहा है। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ भी बता सकती हो? कहते हुए प्रशांत लगातार सुनैना के पीछे पीछे भाग रहा था। सुनैना अचानक से रुकी और प्रशांत को डांटते हुए कहा, देखो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और मेरा पीछा करना बंद कर दो और मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मगर अनामिका की वजह से कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। मुझे तुमसे सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं, प्रशांत ने कहा। सुनैना ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो। मुझे अनामिका के बारे में सब कुछ जानना है, जो भी तुम्हें पता है, प्रशांत ने कहा और सुनैना को वापस कैफे में ले आया। कैफे में आते ही सुनैना ने कॉफी के साथ साथ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर कर दिया। जैसे ही नाश्ता आ गया, सुनैना ने प्रशांत से कहा, देखो, मैं उसके साथ बस कुछ ही समय थी और मुझे उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जानती हूं कि वो हंडिया नाम के गांव से आई थी। उसके घर वाले बहुत ही रूढ़िवादी ख्याल के लोग थे। सब लोग उसके छोटे भाई पर ही ध्यान देते थे। लड़की होने की वजह से अनामिका को कभी भी घर से कुछ नहीं मिला और फिर एक दिन उसके माँ बाप उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे, इसलिए वो गांव से भागकर शहर आ गई। वैसे अनामिका बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसने गांव से आकर यहाँ पर पढ़ाई की और अपनी मेहनत से कंपनी में नौकरी करना भी शुरू किया। प्रशांत हर एक डिटेल नोट करते जा रहा था। उसने पूछा, तुम उससे कब मिली? सुनैना बोली, जब अनामिका ने इस कंपनी में काम करना शुरू किया तब मैं पहली बार उससे मिली। हम साथ में रहने लगे। अनामिका वैसे थोड़ी गुस्सैल भी थी। एक दिन कंपनी की पार्टी में मैनेजर ने उसके साथ बदसलूकी की, तब अनामिका ने सबके सामने मैनेजर के गाल पर कसकर चांटा मारा। बस इसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया। प्रशांत ने पूछा, उसके बाद वो कहां गई? सुनैना ने कहा, उसकी नौकरी जाने के बाद एक दिन अचानक उसके माँ बाप शहर आ गए। अनामिका की माँ ने अनामिका से उसकी सारी जमा पूंजी मांग ली। उनको अपने लड़के की शादी करने के लिए अनामिका से पैसे चाहिए थे। अनामिका अपने सारे पैसे उन्हें नहीं देना चाहती थी, लेकिन अनामिका की माँ ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की धमकी दी तो मजबूरन उसे अपनी सारी कमाई अपने माँ बाप के हाथ में देनी पड़ी। फिर उसके बाद से उसकी मानसिक हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बिना वजह बात बात पर गुस्सा हो जाती थी और कभी कभी तो चाकू निकालकर मुझे कुछ करने की कोशिश भी करती थी। बस इसीलिए मैंने उसके साथ रहना छोड़ दिया और तब से मुझे अनामिका के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या अनामिका का कोई बॉयफ्रेंड था? प्रशांत ने पूछा। एक हुआ करता था। उसने भी अनामिका का बस फायदा उठाया था। फिर एक दिन अनामिका को अचानक छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर ली। तब से अनामिका का आदमियों पर से विश्वास उठ चुका था, सुनैना ने बताया। क्या तुम वाकई में अनामिका से उसके बाद से नहीं मिली? प्रशांत ने सुनैना को गौर से देखते हुए कहा। नहीं, सुनैना ने झट से जवाब दिया। इतनी जल्दी दिए गए जवाब से प्रशांत को सुनैना पर शक होने लगा। प्रशांत सुनैना को घूरता रहा और फिर बोला, तो
तुम एक लेस्बियन हो, है ना? तुम्हारा और अनामिका का शारीरिक संबंध भी था। प्रशांत ये कहते हुए सुनैना के हाव भाव पर नजर रख रहा था। प्रशांत की बात सुनकर सुनैना घबरा गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी। प्रशांत को भी सुनैना के जवाब की जरूरत नहीं थी। वो उसके हाव भाव देखकर सब समझ गया था। तुम्हारे बीच का रिश्ता बहुत गहरा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे नहीं मिलती हो? देखो, अभी भी पानी सर के ऊपर नहीं गया है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो शायद हम अनामिका को बचा लें। पुलिस उसको ढूंढ रही है। प्रशांत ने कहा। अनामिका ने ऐसा क्या किया है? सुनैना ने पूछा। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्रशांत ने कहा। सुनैना ने वेटर को इशारा करके एक पेपर और पेन मंगवा लिया। फिर उसने पेपर पर कुछ लिखा और धीरे से प्रशांत को पकड़ा दिया। आखिरी बार जब मैं अनामिका से मिली थी तब वो इस एड्रेस पर रहती थी। अब वो कहां है ये मुझे नहीं पता, सुनैना ने कहा। प्रशांत ने पर्चे की तरफ देखा और कहा, 604 पैराडाइज बिल्डिंग। सुनैना ने हां में सिर हिलाया। बिल भरने के बाद प्रशांत गाड़ी चलाकर सुनैना के दिए गए एड्रेस पर आ गया। रात होने के साथ साथ अब बारिश भी शुरू हो गई थी। प्रशांत ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और सामने एक पुरानी सलेटी रंग की बिल्डिंग को देखते हुए कहा, लगता है ये वही बिल्डिंग है जिसका एड्रेस सुनैना ने मुझे दिया था। तेज बारिश की परवाह ना करते हुए प्रशांत ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर दिया। बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते प्रशांत पूरी तरह से भीग चुका था। बिल्डिंग के पास पहुंचकर प्रशांत ने एक आदमी को देखा और उससे पूछा, क्या तुम यहां पर रहते हो? वो आदमी बुत बना खड़ा हुआ था। प्रशांत ने उस आदमी की आंखों को देखा। लगता है साला भांग चढ़ा कर आया है, इससे कुछ भी पूछना बेकार है। ये कहते हुए प्रशांत बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। जैसे ही प्रशांत आगे बढ़ा उसको पीछे से एक आवाज आई, वहां मत जाओ। प्रशांत ने पलटकर देखा तो वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? प्रशांत ने पूछा, मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रशांत बिल्डिंग में जाने के लिए दोबारा मुड़ने ही वाला था कि अचानक वो आदमी बोल पड़ा, तुम्हारे पास से एक मुर्दा की बदबू आ रही है। मुर्दा? प्रशांत ने आदमी से बोला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, मेरी बूढ़ी हड्डियां अब चंद ही दिनों की मेहमान हैं। तुम्हें ही नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि अब मैं मरने वाला हूं। प्रशांत ने हंसकर कहा, और अब तुमने अपना मौन व्रत तोड़ ही दिया है, तो ये बताओ कि तुम 604 अपार्टमेंट में रहने वाली किसी औरत को जानते हो? प्रशांत ने आदमी से पूछा। 604 नंबर सुनते ही जैसे उस आदमी का भांग का नशा पूरा उड़ गया। उसकी आंखें सीधी हो गईं और डरते हुए उसने कहा, वहां मत जाना, वहां मत जाना। ऐसा क्या है 604 में? प्रशांत ने पूछा। 604 कमरा नहीं है, वो तो नर्क का रास्ता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहां पर मत जाना। उस आदमी ने डर से चिल्लाते हुए प्रशांत से कहा, तुम उस कमरे के बारे में क्या जानते हो? प्रशांत ने पूछा। मुझे बताओ, मैं पुलिस से हूं और एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें 604 और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में तुम्हें क्या पता है? प्रशांत ने उस आदमी के दोनों कंधों को पकड़ा और उसको तेजी से हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगा। मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। फिर अगले ही क्षण आदमी ने अपनी आंखें खोली और डरते हुए प्रशांत से कहा, 604 में इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। उस कमरे के अंदर जो भी जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहां मत जाना, आदमी ने डरते हुए कहा।
क्या तुमने 604 में कभी कुछ देखा है? प्रशांत ने पूछा। तभी आदमी ने प्रशांत को धक्का दिया और अपने आप को छुड़ाता हुआ वहां से भागने लगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। इसकी रट लगाता हुआ वो आदमी वहां से भाग गया। जरूर इसने कुछ तो देखा है। प्रशांत ने उस भागते हुए आदमी को देखा और कहा, मुझे 604 में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पर है क्या। काश आज मुझ में एक जवान इंसान का शरीर होता। प्रशांत ने अपने बूढ़े शरीर को देखते हुए कहा, मेरी बूढ़ी हड्डियों के साथ मैं पता नहीं कितना लड़ पाऊंगा। प्यारे लाल चाचा या प्रिया को भी बुलाना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, ये लड़ाई मेरी है और इसे सिर्फ मैं ही अंजाम दूंगा। प्रशांत ने अपने आप को भरोसा दिलाते हुए कहा, ऐसा भी क्या है 604 में जो मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। चल कर देखते हैं। खुद से कहते हुए प्रशांत बिल्डिंग की तरफ चल दिया। आखिरकार क्या था फ्लैट नंबर 604 में? क्या प्रशांत वहां अनामिका से मिलने वाला था? क्या वहां से वो जिंदा वापस आने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।